जरा सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी एक पहचान बनाने में लगा दी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक लीडर के तौर पर, और फिर एक दिन वो सब कुछ थम जाता है। दशकों का लंबा करियर खत्म हो जाता है और उसके साथ वो पहचान भी। तो फिर बचता क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि उस बदलाव को कैसे अपनाया जाए और जिंदगी के इस नए चैप्टर में एक नया मकसद, एक नया प्रभाव कैसे ढूंढा जाए। We are rising. तो चलिए शुरुआत करते हैं उस असल वजह से जहां से ये सब शुरू होता है, यानी पहचान का वो संकट जो अक्सर एक लंबे कामयाब करियर के बाद दस्तक देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक खालीपन का एहसास है। जब किसी का पद, उनका शेड्यूल और उनकी जिम्मेदारियां अचानक खत्म हो जाती हैं, तो ये सवाल दिमाग में गूंजता रहता है। असल में ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपने करियर के आखिर में इसी इमोशनल सवाल से जूझते हैं। देखिए, बात सिर्फ खाली वक्त को भरने की नहीं है। असली चुनौती तो उस ढांचे के खो जाने की है जिसने पूरी जिंदगी को सहारा दिया हुआ था। दशकों तक काम ही वो ढांचा था जो हर दिन को एक मकसद और एक मतलब देता था, और जब वो ढांचा हट जाता है तो एक गहरा खालीपन महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। पता है, साइकोलॉजिस्ट ने इसे एक नाम भी दिया है, रिटायरमेंट सिंड्रोम। और ये सिर्फ काम को याद करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये डर है कंट्रोल खोने का, अपनी सामाजिक पहचान के धुंधले पड़ने का, या फिर उस विरासत के बिखर जाने का डर जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एक अंत की तरह न देखें, बल्कि एक नए मौके की तरह देखें? इस मुश्किल से परे एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ठीक यही करने में हमारी मदद करता है। एक बहुत ही मशहूर साइको एनालिस्ट थे एरिक एरिक्सन। उन्होंने हमें जेनरेटिविटी का आइडिया दिया। इसे ऐसे समझिए, ये एक माली की तरह है जो सिर्फ अपने लिए फल नहीं उगाता, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बीज भी बोता है। यह अगली पीढ़ी को सिखाने, उन्हें संवारने और भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने की हमारी एक गहरी इंसानी ख्वाहिश है। तो देखिए, ये जेनरेटिविटी उस पहचान के संकट का सीधा सीधा जवाब है। ये मैं कौन हूं सवाल को बदलकर मैं कैसे योगदान दे सकता हूं बना देती है। यह योगदान के जरिए मकसद का एक नया जरिया देती है, जिससे यह एहसास होता है कि हाँ, जिंदगी अभी भी मायने रखती है और उसका असर बना रहेगा। तो ये जेनरेटिविटी सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। चलिए इसका एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। जापान का इबाशो कॉन्सेप्ट ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां ये मकसद पनप सके। ये घर और काम के अलावा एक तीसरी जगह है, एक ऐसी जगह जिसे लोग खुद बनाते और चलाते हैं। आइए एक बहुत ही दमदार केस स्टडी देखते हैं कि कैसे पुरानी आवाज, यानी तजुर्बेकार लोगों की आवाज को ताकत देने से एक पूरी तरह तबाह हो चुकी कम्युनिटी को फिर से खड़ा किया जा सकता है। इस तबाही ने सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया था। हालात को संभालने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत थी, क्योंकि मदद के जो पुराने तरीके थे वो यहाँ नाकाफी साबित हो रहे थे। और यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। मदद बाहर से नहीं आई। कम्युनिटी के बुजुर्ग, जिन्हें अक्सर मदद की जरूरत में देखा जाता है, उन्होंने खुद आगे बढ़कर योगदान देने का फैसला किया। उन्होंने इस इबाशो कैफे का प्लान बनाया और उसे खुद बनाया। एक ऐसी जगह जहां हर उम्र के लोग मिल सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें और अपनी कम्युनिटी को फिर से खड़ा कर सकें। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला। इस कैफे में पहले ही साल 5,500 से ज्यादा लोग आए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस कम्युनिटी को एक दूसरे से जुड़ने और मकसद के एहसास को फिर से पाने की कितनी सख्त जरूरत थी। ये जो कोट है ना, ये इबाशो के कॉन्सेप्ट का सार है। ये सिर्फ काम देने के बारे में नहीं है, ये पूरी जिम्मेदारी और पूरा भरोसा देने के बारे में है। उनका मैसेज साफ था, हम पर भरोसा कीजिए, हमें लीड करने दीजिए। असली सशक्तिकरण तभी होता है तो जब कंट्रोल छोड़ा जाता है। अच्छा, ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है। अब इसी सिद्धांत को प्रोफेशनल दुनिया में लागू करके देखते हैं, जहां पुरानी आवाज एक मजबूत विरासत बनाने और बिजनेस को अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए बहुत जरूरी है। खासकर फैमिली बिजनेस में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिम्मेदारी का सफल ट्रांसफर विश्वास पर ही टिका होता है। इस ट्रस्ट इक्वेशन को देखिए, ये 3 सीधे सवालों पर आधारित है। क्या अगली पीढ़ी के पास काम करने का हुनर
यानी योग्यता है? क्या वो उस हुनर को असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्षमता है? और क्या वे निष्पक्षता और निरंतरता बनाए रख सकते हैं? पर यह विश्वास ये अपने आप नहीं बन जाता। सीनियर लीडर्स को इसे बनाने में एक एक्टिव रोल निभाना होता है। ये सिर्फ इंतजार करने की बात नहीं है, उन्हें गाइड करना होगा, असली जिम्मेदारी देनी होगी, योगदान को सबके सामने मानना होगा और सबसे जरूरी अपने काम से एक सही मिसाल कायम करनी होगी। तो असल में ये पर्सनल बदलाव दिखता कैसा है? चलिए अब एक कंट्रोल करने वाले मैनेजर से एक गाइड करने वाले मेंटोर बनने का एक क्लियर एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप देखते हैं। ये स्लाइड उस माइंडसेट शिफ्ट को दिखाती है जो बहुत जरूरी है। एक मैनेजर निर्देश देता है और जिम्मेदारी अपने पास रखता है, लेकिन एक मेंटोर वो सलाह देता है, अपना ज्ञान देता है और अगले इंसान को नया हीरो बनने के लिए तैयार करता है। ये सब कुछ कंट्रोल छोड़ने और दूसरों की ग्रोथ को अपनी प्राथमिकता बनाने के बारे में है। ये बदलाव रातों रात नहीं होता, इसके लिए एक सोचा समझा प्लान चाहिए। यहाँ 6 स्टेप्स हैं। पहला, अपने सक्सेसर को पहचानिए। दूसरा, एक क्लियर रोड मैप बनाइए। तीसरा, उन्हें लीड करने के असली मौके दीजिए। चौथा, उन्हें साफ साफ फीडबैक दीजिए। पांचवा, अपना ज्ञान और अपने कॉन्टैक्ट्स उन्हें सौंपिए। और छठा, उनसे पूछिए कि ये बदलाव उनके लिए कैसा चल रहा है। इन स्टेप्स को फॉलो करके ये पक्का किया जा सकता है कि ये ट्रांसफर बहुत ही सहज और सफल हो। और शायद नए मेंटोर के लिए सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है फौरन कोई समाधान बताने की आदत को रोकना होगा। इसके बजाय सिर्फ सुनना होगा। ये छोटा सा सवाल पूछना, क्या सिर्फ अपनी बात कहनी है या मेरे विचार भी जानने हैं, सामने वाले के लिए सम्मान दिखाता है और उन्हें ये ताकत देता है कि वो खुद तय करें कि उन्हें उस वक्त क्या चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद की पहचान आखिर दिखती कैसी है? शायद ये एक पहचान नहीं बल्कि कई पहचानों का एक खूबसूरत पोर्टफोलियो है। कोई एक योगदानकर्ता हो सकता है, एक संरक्षक हो सकता है, एक मार्गदर्शक हो सकता है और सबसे जरूरी बस खुद हो सकता है। एक ऐसी पहचान जिससे किसी पद या कामयाबी से कोई मतलब ना हो। तो ये पूरा विश्लेषण इसी एक गहरे सवाल पर आके खत्म होता है। अगर किसी का प्रोफेशनल टाइटल कल अचानक गायब हो जाए तो वो इंसान कौन होगा? ये सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेगा, सवाल ये है कि वो कौन होगा। और शायद असली काम यहीं से शुरू होता है।